नमस्कार मित्रों, हिकुंज.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करने चल रहे हैं बादल को घिरते देखा है कविता के बारे में। बादल को घिरते देखा है कविता बाबा नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में आपने प्रकृति की सौंदर्य का वर्णन किया है। बादल को घिरते देखा है में प्रकृति प्रेमी कवि नागार्जुन ने बादलों के माध्यम से प्रकृति की सुंदरता का अद्भुत वर्णन किया है। कवि ने प्रकृति के विभिन्न उपादानों और क्रियाकलापों द्वारा प्रकृति की अद्भुत छटा पर प्रकाश डाला है। बादल चारों ओर फैले दिखाई देते हैं। बादल कभी सफेद पर्वत पर छा रहे हैं तो कभी हिमालय पर और उसके आसपास बहती छोटी बड़ी झीलों पर। कवि ने प्रकृति के मनोरम दृश्यों को एक ऐसे अनूठे ढंग से प्रस्तुत किया है कि वे दृश्य पाठकों पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। एक दृश्य में कवि ने बसंत ऋतु के सुप्रभात का वर्णन किया है। सारी रात वियोग के सुख दुख को सहते और करुण क्रंदन करने वाले चकवा चकवी को प्रभात की बेला में सरोवर के किनारे पर तेज किनारों वाली घास पर प्रेम और कला के दृश्य को कवि ने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। मृग की नाभि से कस्तूरी की अनोखी सुगंध आती है। मृग उस सुगंध को पाने के लिए अथक प्रयास करता है। जब उसे वह नहीं मिलता तो वह स्वयं पर क्रोधित हो जाता है। कवि कालिदास के मेघदूत का संदर्भ करते हुए कैलाश पर्वत की एक ऐसी महामेघ का वर्णन किया है जो आंधी तूफान से गरज गरज कर भिड़ जाता है। और अंत में कवि की कल्पना एक ऐसे विचित्र उड़ान को भरती है जो पाठकों को भाव विभोर कर देती है। प्रकृति का मनोरम दृश्य दिल को छू जाता है। प्रकृति के पास रहने वाले तिब्बत में पर्वत के पास झरना और सरिता का कल कल नाद करता हुआ जल, देवदार के पेड़ों से सजे वन में कुटिया के भीतर मृगशाला पर बैठे किन्नर और किन्नरियों का दृश्य एक अद्वितीय दृश्य को प्रस्तुत करता है। तो यदि हम इस कविता बादल को घिरते देखा है का काव्य पाठ करें तो कुछ इस तरह है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। कवि इन पंक्तियों में किसी एक ऐसे पर्वत का वर्णन कर रहा है जो मल रहित स्वच्छ व सफेद रंग का है। बादल उस पर्वत के चारों ओर फैल रहे हैं। शीतकाल में बर्फ या पाले के शीतल कण मानसरोवर झील की सुनहरे कमलों पर झरझर कर गिर रहे हैं। कभी हमारे सामने उस दृश्य को ऐसे प्रस्तुत कर रहा है जैसे वो अपने नेत्रों से उन दृश्यों को देख रहा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। ऊंचे हिमालय पर्वत के नीचे उसके कंधों पर स्थित कई झीलें हैं। वहां पर सपाट देशों में या मैदानी इलाकों से आकर जहां वर्षा के कारण भीषण गर्मी पड़ती है, हंस अपने लिए तीखी भोजन को तलाश करते हुए वहां पहुंचे हैं और वे झील के सांवले जल पर तैरते हुए आनंद उठा रहे हैं। ऐसे स्थान पर चारों ओर बादलों को घिरते हुए कवि ने देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था। मंद मंद था अनिल बह रहा। बाल रुण की मृदु किरणें थीं। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी हो। निशा काल में चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कला छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तो इन पंक्तियों में कवि नागार्जुन जी उस मंद मंद हवा का जो वहाँ पर्वत के अगल बगल बह रही है, उस समय उगता सूरज अपनी कोमल किरणों से पर्वत की चोटियों को सुनहरा कर रहा है। यहाँ कवि ने किसी पुराने श्राप के द्वारा चकवा और चकवी का वर्णन किया है जिन्होंने सारी रात एक दूसरे से अलग रहकर वियोग में बिताई हो। सुप्रभात में उनका मधुर मिलन सरोवर के किनारे पानी में उगने वाली घास में बनी एक प्रकार की दरी पर हुआ। फिर तो उनके आपस के प्रेमालाप और कला एक अनोखे दृश्य को उत्पन्न कर रहा है। उस समय बादल चारों ओर फैल रहे हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलग नाभि से उठने वाला निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। कवि ने कहा है कि उस बर्फानी घाटी का वर्णन किया जहां जाना बहुत कठिन है और वह धरती से 100,000 फुट की ऊंचाई पर है।
कवि ने उस घाटी में विचरने वाले एक ऐसे कस्तूरी मृग का वर्णन किया है जो अपनी ही नाभि में स्थित कस्तूरी की सुगंध को दौड़ दौड़ कर इधर उधर खोज रहा है। फिर जब वह ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है तो अपने ही पर गुस्सा हो जाता है। उस समय भी बादल घाटी में फिर रहे हैं। कहाँ गया धनपति कुबेर वा, कहाँ गई उसकी वालका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो वह कभी कल्पित था। मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ के झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो कवि जी इन पंक्तियों में धनपति कुबेर और उसकी कुबेर नगरी अलका का वर्णन किया है। कवि ने संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास का वर्णन करते हुए कहा है कि आकाश में बहने वाला वह गंगा जल कहाँ है, और उसके काव्य में एक दूत का मुख्य पात्र में एक दूत कहाँ है। शायद वह यह कहीं यहीं बरस पड़ा होगा। वह कभी बादल की कल्पना का आधार हो या कभी दावे के साथ कहता है कि उसने आकाश को छूने वाले कैलाश पर्वत के शीर्ष पर एक बड़े बादल को गरजते हुए आंधी तूफान से लड़ते हुए देखा है, जहां पर तूफान और बड़े बादल का युद्ध हो रहा है। शत शत निर्झर निर्झरी कल मुख्य देवदारू कानन में सोनित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों के कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले, शंख सरी के सुघड़ गालों पर कानों में कोलर लटकाए, फद्दल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कलामय पान पात्र द्राक्षाशव पूरित रखे सामने अपने अपने। लोही चंदन की त्रिपदी पर नरम निघात बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मधुरारुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इन पंक्तियों में कवि नागार्जुन प्रकृति का एक मनोहर दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। सैकड़ों झरने और नदियों के जल का कलनाद मुखरित हो रहा है। देवदार वन में लाल और सफ़ेद भोजपत्रों में सजी एक झोपड़ी के भीतर का दृश्य को कवि ने सुंदर ढंगों से प्रस्तुत किया है। रंग बिरंगे और खुशबूदार फूलों से अपने सिर के बालों को सजाए, नीलम की माला पहने, अपने शंख जैसे सुंदर गलों में डाले, कानों में नील कमल लटकाए, सतपत्र लाल कमल बेड़ी से सजाए किन्नर और किन्नरियों का वर्णन किया गया है। उनके सामने चांदी के बने मड़ियों से जड़े कलापूर्ण पात्र हैं जिसमें पीने के लिए अंगूरों की शराब भरी हुई है। वे लाल चंदन वाली तिपाई पर बिछी नरम और गर्म कस्तूरी मृग की छाल पर पलथी मारकर बैठे हुए हैं। उनकी आंखें मस्ती से लाल हैं। वे मतवाले किन्नर और किन्नरियां बांसुरी बजाने के लिए अपनी कोमल और सुंदर उंगलियां बांसुरी पर फिरा रहे हैं। उस समय चारों ओर बादल छा रहे हैं। तो यह कविता जो कि नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई, नागार्जुन जी मानव मन के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में भावों का प्रणयन इस प्रकार किया है कि उनका काव्य जीवंत हो जाता है। डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्त जी ने नागार्जुन जी के बारे में कहा है कि नागार्जुन जी एक ऐसे साहित्यकार हैं जो अभाव में ही जन्मे हैं। पीड़ित वर्ग के कष्टों को उन्होंने स्वयं झेला है। निसंदेह ऐसा ही व्यक्ति भारत के निम्न वर्गीय जनता का सच्चा सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व कर सकता है। और कवि ने अपनी कविता बादल को घिरते देखा है के माध्यम से मनुष्य को यही संदेश देने का प्रयास किया है। इस कविता में बादल का घिरना भावों के उभरने का प्रतीक है। कवि के अनुसार भावों का निवास स्वच्छ और निर्मल हृदय में ही हो सकता है। इसीलिए कवि ने कहा है कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। इस प्रकार कवि ने सांसारिकता से व्याकुल मनुष्य के संदर्भ में हंस के माध्यम से कहा है कि किस प्रकार हंस भोजन की तलाश में समतल स्थान से हिमालय के सरोवर पर आ जाता है। कवि ने पावस की उमस के द्वारा सामाजिक विषमताओं एवं प्रतिकूलताओं का वर्णन किया है। कवि ने जीवन में निरंतरता के बारे में कहा है कि जीवन में सिर्फ दुखी हमेशा नहीं रहता, सुख का प्रभात भी आता है। जैसे चकवा चकवी के जीवन में दुनिया में जहाँ वियोग है वहाँ संयोग भी है। कभी चकवा चकवी के माध्यम से अभिव्यक्त करता है कि चकवा चकवी जो कि किसी श्राप के कारण रात भर एक दूसरे से अलग रहते हैं और करुण क्रंदन करते हैं और स्वभाव मिलते हैं। इस प्रकार कस्तूरी मृग अपने ही अंदर बसी सुगंध की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान भटकता रहता है। वह समझ ही नहीं पाता कि जिसे वह खोज रहा है वह स्वयं उसके अंदर है। यहाँ भी कवि ने मानव की दशा का वर्णन करते हुए कहा है कि जब उसके भाव बाहरी दुनिया से मेल नहीं खाते,
और वह खुद पर झुझलाने लगता है। वह जान ही नहीं पाता कि भावों का स्रोत तो उसके भीतर ही निहित है। निज के उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है। इस प्रकार कविता में अनेक स्थलों पर कवि ने प्रकृति चित्रण के माध्यम से मानव मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। कवि ने अपनी कविता के माध्यम से मानवता को प्रेम, अनुराग, मानवता, ममता आदि का संदेश दिया है। इस प्रकार कविता महज प्रकृति का चित्र न होकर मानव के भावों का चित्र भी है और कवि ने अपनी बात पाठकों तक पहुंचाई है। धन्यवाद दोस्तों। हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।